जय श्री श्याम दोस्तों, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से, जिसने हाल ही में स्पाइसेस के अंदर एथिलीन ऑक्साइड के यूज को सही ठहराया है और यहां तक कहा है कि अगर एथिलीन ऑक्साइड का यूज नहीं किया जाता है, स्पाइसेस पर इसका छिड़काव नहीं होता है, तो ये यूएस फूड सेफ्टी रेगुलेशंस का कंप्लायंस नहीं होगा। बता दें आपको कि कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि हांगकांग, सिंगापुर, जिन्होंने इंडिया के मसाले एमडीएच और एवरेस्ट की कुछ ऐसी खेप है उन्हें वापस कर दिया था और कहा था कि इनके अंदर अच्छा खासा एथिलीन ऑक्साइड मिलाया गया है जो कि कैंसर का कारक हो सकता है। लेकिन यहां पर अमेरिका की जो स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन है उसने एक अलग ही डाइवर्जेंट स्टैंड लिया है और कहा है कि इसका यूज करना जरूरी है अगर हमें अमेरिकन फूड सेफ्टी रेगुलेशंस को कंप्लाई करना है। तो क्या लगता है आपको इस अपडेट के बारे में, बताइएगा कमेंट में। अगली खबर में हम बात करेंगे ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के बारे में। क्रिप्टो एक्सचेंज वर्ल्ड में बाइनेंस एक बड़ा नाम है, लेकिन हाल ही में इंडिया के अंदर बाइनेंस को बैन कर दिया गया था और इसी के साथ बैन कर दिया गया था 8 के करीब क्रिप्टो एक्सचेंजेस को। और इनके ऊपर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने आरोप लगाया था कि इन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए एक्ट का उल्लंघन किया है। लेकिन अब अपडेट ये आ रही है कि बाइनेंस के ऊपर से ये बैन हटाया जा सकता है और अब बाइनेंस इंडियन मार्केट में फंक्शन कर सकता है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंस है इंडिया के, इसके तहत अब बाइनेंस ने अपने अप्रूवल दे दिए हैं और वो यहाँ पर वैसे ही फंक्शन करेगा। इसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ पेनल्टी भी बाइनेंस पे करने के लिए तैयार हो चुका है, जिसे अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। अगली खबर में हम बात करेंगे अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक सिटी ग्रुप के बारे में। सिटी ग्रुप के बारे में आप जानते हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसने हाल ही में इंडिया की फोरकास्ट को अपग्रेड कर दिया है और यहां पर उसने इंडिया को ओवरवेट की कैटेगरी में रखा है। ओवरवेट की कैटेगरी का मतलब यह है कि इंडिया का जो मार्केट है वो फ्लरिश करने वाला है, यहां पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मौजूद हैं। लेकिन वहीं पर हमारा जो पड़ोसी मुल्क है चाइना, उसकी कैटेगरी को यहां डाउनग्रेड किया गया है और इसे डाउनग्रेड करके न्यूट्रल कैटेगरी में रखा गया है। यहां पर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, यानी कि कोई भी बात सर्टेन नहीं है कि किस तरह से चाइना के अंदर ग्रोथ होने वाली है। इसी के साथ यूरोप के देश पोलैंड की भी कैटेगरी को न्यूट्रल कैटेगरी में रखा गया है और गल्फ नेशन सऊदी अरेबिया को अंडरवेट की कैटेगरी में रखा गया है, जहां पर जो इकोनॉमी है वो काफी सफर कर सकती है। अगली खबर में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की गई उस लिस्ट के बारे में, जहां पर उन्होंने मेंशन किया है कि कौन सी वो एनबीएफसीज रह रही हैं जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट को खुद से सरेंडर कर दिया है। बता दें आपको कि यहां पर 15 के करीब एनबीएफसीज का नाम सामने आ रहा है। एनबीएफसीज के बारे में आप जानते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को एनबीएफसीज कहते हैं। बता दें आपको कि यहां पर 6 के करीब ऐसी एनबीएफसीज रह रही हैं जिन्होंने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिजनेस को ही त्याग दिया है और 9 के करीब ऐसी कंपनी सामने आ रही हैं जो अब लीगली ही एनबीएफसी की कैटेगरी में नहीं आती। इस वजह से इन्होंने अपने सर्टिफिकेट को सरेंडर किया है। इसके पीछे की बहुत सारी वजहें रह सकती हैं। कुछ लोगों का मर्जर हो गया, कुछ लोगों ने बिजनेस को एग्जिट कर दिया और कुछ अमालगमेशन हो गया, जिसकी वजह से ये जो सर्टिफिकेट्स हैं इन्हें गिव अप किया गया है। अगली खबर आ रही है अमिताभ कांत की तरफ से। अमिताभ कांत के बारे में आप जानते हैं इंडियन ब्यूरोक्रेसी का एक हिस्सा रह चुके हैं और इन्हें G20 शेरपा के नाम से भी जाना जाता है। G20 इवेंट जो इंडिया में हुआ था उसके पीछे की सक्सेस का श्रेय इन्हें भी दिया जाता है। बता दें आपको कि अमिताभ कांत ने हाल ही में दिल्ली के अंदर एक इवेंट में एक बयान दिया है, जिसके बाद से लोगों ने कहा है कि ये बात बहुत ज्यादा गौर करने वाली है। उन्होंने मेंशन किया कि जो ग्लोबल डेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से 95 यानी कि 95 के करीब ऐसी कंट्रीज हैं जिन पर क्राइसिस का माहौल छाया हुआ है। बता दें आपको कि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट और यूक्रेन रशिया की वॉर हो रखी है, टेंशंस बढ़ रही हैं, उस वजह से आने वाला जो वक्त है ये बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन रहने वाला है। ऐसे वक्त में दुनिया को स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से इंडिया अपना रोल यहाँ प्ले कर सकता है। अगली खबर आ रही है इंडियन बैंकिंग सिस्टम की तरफ से। अपडेट ये आ रही है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम में पिछले 2 महीने में जो लिक्विडिटी डेफिसिट है ये बढ़कर 1.77 लाख करोड़ तक हो चुका है। लिक्विडिटी डेफिसिट क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। जब बैंकिंग सिस्टम के पास पैसे की भारी कमी हो जाती है तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपनी सिक्योरिटीज के बदले कुछ पैसा ले लेती हैं और ये प्रॉमिस करती हैं कि इन सिक्योरिटीज को हम वापस से परचेज कर लेंगे, यानी कि इन्हें रीपरचेज कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो लिक्विडिटी डेफिसिट है फिलहाल 1.77 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है और जब ऐसा होता है तो जो मॉनेटरी ग्रोथ होती है उसमें भी गिरावट दर्ज की जाती है और इसके पीछे की कुछ बड़ी वजहें ये भी हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे टाइम से अपने इंटरेस्ट रेट में कोई कमी नहीं लाई है। अगली खबर में हम बात करेंगे एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में। एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में आप जानते हैं देश की एक बड़ी बजट एयरलाइन कंपनी है जिसे टाटा ग्रुप ओन करती है, लेकिन हाल ही में इसमें कुछ कंट्रोवर्सी सामने आई थी। पहली कंट्रोवर्सी तो ये थी कि किस तरीके से इसके मास एम्प्लॉइज मास सिक लीव पर चले गए थे। उसके बाद से कंपनी ने कहा कि इन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन बातचीत करते हुए इन्हें वापस से काम में रख लिया गया। लेकिन
जिसके चलते कंपनी ने 170 से भी ज्यादा अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल किया है। और अब अपडेट ये आ रही है कि इसके चलते कंपनी को 30 करोड़ रुपयों का मॉनेटरी लॉस भी झेलना पड़ा है। सिर्फ प्रोटेस्ट की वजह से 30 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अलावा भी जो इन्हें इमेज में दाग लगा वो अलग है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, वीआईपीज थे, सेलिब्रिटीज थे, जिन्होंने अपनी टिकट्स को बुक किया था, अचानक से उनकी टिकट्स कैंसिल हो गई और फिर बाद में उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया एयर इंडिया एक्सप्रेस को। अगली खबर आ रही है टाटा मोटर्स की तरफ से। अपडेट के मुताबिक टाटा मोटर्स ने क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 के अपने रिजल्ट्स को आउट कर दिया है और यहां पर पता ये चल रहा है कि टाटा मोटर्स की जो नेट प्रॉफिट है ये एक साल में ट्रिपल हो चुके हैं। और इसके पीछे की बड़ी वजह है वो है डिफर्ड टैक्स राइट बैक। डिफर्ड टैक्स राइट बैक तब होता है जब कंपनी ओवर एस्टिमेट कर लेती है अपने फ्यूचर टैक्सेस और लायबिलिटीज को। कंपनी ने सोचा था कि आगे चलकर हमारे टैक्स लायबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन उस हिसाब से टैक्स लायबिलिटीज नहीं बढ़े और उनमें कमी आई और जो पैसा बचा है उसकी कीमत 9,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा की है, जो अब इनकी नेट इनकम में जुड़ चुकी है, जिसकी वजह से कंपनी को 219% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है इनकी नेट इनकम में। अगली खबर आ रही है टीवीएस होल्डिंग की तरफ से, जो कि एक होल्डिंग कंपनी है जिसने हाल ही में अनाउंस किया है कि ये अब होम क्रेडिट इंडिया नाम की एक होम फाइनेंस कंपनी के अंदर 80.74% के करीब के स्टेक्स को अक्वायर करने वाले हैं और वो भी 554 करोड़ रुपीस में। होम इंडिया क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो आपको होम लोन प्रोवाइड करती है, होम फाइनेंस प्रोवाइड करती है और अब इसके अंदर टीवीएस होल्डिंग 80.74% के करीब के स्टेक्स अक्वायर कर रही है। अगर हम बात करें रिमेनिंग 19% से ज्यादा के स्टेक की, तो अजीम प्रेम जी इन्वेस्ट इसमें रिमेनिंग स्टेक्स रख रहा है। अगली खबर में हम बात करेंगे सिप्ला के बारे में, जो देश की एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दुनिया भर में अपनी जेनेरिक ड्रग्स के लिए जानी जाती है। बता दें आपको कि सिप्ला ने क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 के अपने रिजल्ट्स को आउट कर दिया है और इसी के साथ पता ये चल रहा है कि इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसमें 47% का जंप देखने को मिल रहा है। इसी के साथ सिप्ला ने यह फैसला लिया है कि ये अब डिविडेंड देंगे और वो भी 13 रुपए पर शेयर के हिसाब से। अगली खबर में हम बात करेंगे ग्लोबल टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप जानते हैं ग्लोबल टेक जायंट है, लेकिन हाल ही में अमेरिका की कोर्ट ने इनके ऊपर एक्शन लेते हुए आदेश सुनाया है कि आपको $242 मिलियन का अमाउंट पे करना पड़ेगा आईपीए टेक्नोलॉजीज को। इसके पीछे की वजह यह है कि कॉर्टाना जो माइक्रोसॉफ्ट का एक वॉइस असिस्टेंट कमांड है उसकी जो टेक्नोलॉजी है, यहां पर आईपीए टेक्नोलॉजीज कहता है कि ये इन्होंने हमसे चुराई है, जिसकी वजह से ये अमाउंट इन्हें पे करना पड़ सकता है। अगली खबर में हम बात करेंगे टेस्ला कंपनी के बारे में, जो कि ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरर है। इस कंपनी के सीईओ का नाम है एलन मस्क, जिसे दुनिया एक बिलियनर के रूप में जानती है। बता दें आपको कि हाल ही में एलन मस्क ने ऐलान किया है कि वो टेस्ला के अंदर $500 मिलियन का अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं और ये अमाउंट इसलिए इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि टेस्ला का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे सुपर फास्ट बनाया जा सके और इसके लिए उन्होंने वॉरेन बफे जैसे इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट किया है। तो यहां हम सम अप करते हैं आज की अपनी बिजनेस इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। आप हमारे टेलीग्राम से भी जरूर जुड़िए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि वहां पर आपको डेली बिजनेस इनसाइट्स तो मिलेंगी ही और मिलेंगी ऐसी बेहतरीन क्विज़ेस जो आपकी मदद करेंगे एक बेहतरीन लीडर बनने में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।